नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे राजा की जिसने 3 बड़ी सल्तनतों और उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य को सीधी चुनौती दे डाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये कहानी है कि कैसे एक छोटी सी जागीर से एक विशाल साम्राज्य का सपना देखा गया और उसे सच किया गया। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। पहाड़ी चूहा, ये नाम उन्हें किसी दोस्त ने नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन मुगल बादशाह औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब का इरादा तो अपमान करने का था, पर देखिए अनजाने में ही वो शिवाजी की रणनीति की सबसे बड़ी तारीफ कर गया। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो पहाड़ों में घर जैसा महसूस करता हो, जो बिजली की तेजी से हमला करे और दुश्मन के संभलने से पहले ही आंखों से ओझल हो जाए, बिल्कुल एक पहाड़ी चूहे की तरह। तो सवाल उठता है कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। इसके लिए हमें चलना होगा 17वीं सदी के दक्कन में, यानी आज का जो हमारा दक्षिणी मध्य भारत है। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। एक तरफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा जैसी सल्तनतें, और दूसरी तरफ उत्तर में बैठा शक्तिशाली मुगल साम्राज्य। ये पूरा इलाका एक तरह से इन ताकतों के बीच का जंग का मैदान था। और इसी खींचतान भरे माहौल में एक स्थानीय सरदार थे, शाहजी भोंसले। वो बीजापुर सल्तनत के लिए काम करते थे, एक जागीरदार थे। उन्हीं के घर जन्म हुआ शिवाजी का। विरासत में क्या मिला? पुणे के पास एक छोटी सी जागीर। बस उस वक्त भला कौन सोच सकता था कि ये मामूली सी जागीर, ये जागीरदार का बेटा एक दिन पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख देगा। और देखिए, ये बदलाव शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उम्र बस 16 साल। सोचिए, महज 16 साल की उम्र में। साल था 1647। शिवाजी ने अपना पहला किला जीत लिया, तोरना का किला। भले ही ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने एक बहुत बड़े सपने की नींव डाल दी थी, स्वराज का सपना। तोरना की जीत तो बस एक चिंगारी थी। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। शिवाजी एक के बाद एक किले अपने कब्जे में लेते गए, और जाहिर है इससे बीजापुर सल्तनत में खलबली मच गई। अब ये बात साफ थी, एक बड़ा टकराव होकर रहेगा। और इसी टकराव का नतीजा थी इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक, प्रतापगढ़ की लड़ाई। ये वो जंग थी जहां शिवाजी ने ये साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ सेना की संख्या में नहीं होती। नहीं, असली ताकत होती है रणनीति में, दिमागी खेल में और सही वक्त पर सही चाल चलने में। तो बीजापुर ने भेजा अपने सबसे खूंखार, सबसे विशालकाय सेनापति को, अफजल खान। खान ने शिवाजी को बातचीत का न्योता दिया, लेकिन शिवाजी को पता था ये कोई सीधी साधी मुलाकात नहीं है, दाल में कुछ काला है। और वो बिल्कुल सही थे। अफजल खान ने अपने कपड़ों में एक कटार छुपा रखी थी, पर शिवाजी एक कदम आगे थे। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहना और हाथ में छिपा लिया बाघनख, वो घातक हथियार जो शेर के पंजों की तरह चीर देता है। और हुआ भी वही। जैसे ही खान ने गले मिलने के बहाने धोखे से वार करना चाहा, शिवाजी ने अपने बाघनख से ऐसा पलटवार किया कि खान वहीं ढेर हो गया। और जैसे ही इशारा मिला कि अफजल खान मारा गया, घाटियों में छिपी शिवाजी की छोटी सी सेना बीजापुर की विशाल फौज पर टूट पड़ी। नतीजा यकीन करना मुश्किल है, 3000 से ज्यादा बीजापुरी सैनिक मारे गए। बस इस एक जीत ने रातों रात दक्कन की सियासत का पूरा खेल बदल दिया। शिवाजी अब सिर्फ एक जागीरदार नहीं थे, वो एक ऐसी ताकत बन चुके थे जिसका खौफ हर किसी को था। लेकिन शिवाजी की कामयाबी सिर्फ उनकी तेज तर्रार रणनीति की वजह से नहीं थी, ये उनके जबरदस्त नेतृत्व का भी कमाल था। लोग उन पर जान छिड़कते थे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें मिलती है पवनखिंड की लड़ाई में। सोचकर देखिए, बाजी प्रभु देशपांडे और उनके साथ सिर्फ 300 मावले, और सामने हजारों की दुश्मन फौज। लेकिन ये 300 लोग 1 इंच नहीं हटे। उस संकरे दर्रे पर तब तक लड़ते रहे जब तक शिवाजी महाराज सुरक्षित किले तक नहीं पहुंच गए। ये थी निष्ठा। बीजापुर का मसला तो हल हो गया था, लेकिन अब शिवाजी का सामना होने वाला था एक और भी बड़े और भी ताकतवर दुश्मन से। अब मैदान में था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साम्राज्य, औरंगजेब का मुगल साम्राज्य। औरंगजेब ने इस चुनौती को हल्के में नहीं लिया। उसने भेजा अपने सगे मामा शाइस्ता खां को, और सेना कितनी? 1.5 लाख से भी ज्यादा। शाइस्ता खां ने आते ही पुणे पर कब्जा कर लिया और सीधा शिवाजी के बचपन के घर लाल महल में ही अपना डेरा जमा लिया। अब शिवाजी ने जो जवाब दिया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।
महज 40 सैनिकों को लेकर रात के घुप अंधेरे में शिवाजी ने लाल महल पर ऐसा धावा बोला कि वो सीधे शाइस्ता खां के बेडरूम तक जा पहुंचे। खां किसी तरह जान बचाकर तो भागा, लेकिन इस हमले में अपनी उंगलियां गंवा बैठा। जाहिर है, इस बेइज्जती से औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने 1666 में शिवाजी को बातचीत के लिए आगरा बुलाया और फिर धोखे से उन्हें कैद कर लिया। अब सोचिए, मुगल सल्तनत के गढ़ में, अपने घर से सैकड़ों मील दूर, हर तरफ मुगल पहरेदार। ऐसा लगा बस अब शिवाजी की कहानी यहीं खत्म। लेकिन क्या वाकई ये अंत था? बिल्कुल भी नहीं। शिवाजी ने एक ऐसी योजना बनाई जो जितनी सरल थी उतनी ही कमाल की। पहले तो उन्होंने बीमार होने का नाटक किया, फिर सेहत ठीक होने की दुआ के लिए गरीबों में मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरियां भिजवानी शुरू कर दी, रोजाना। कुछ दिनों में पहरेदारों को इसकी आदत हो गई, वो जांच में ढील देने लगे। और बस यही तो मौका था। एक दिन शिवाजी खुद उन्हीं में से एक टोकरी में बैठकर कैद से फरार हो गए। इसे कहते हैं दिमाग। ये वाकई इतिहास के सबसे हैरत अंगेज किस्सों में से एक है। आगरा से बच निकलने के बाद शिवाजी जब लौटे तो उनका अंदाज ही अलग था। वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने एक एक करके अपने सारे खोए हुए किले और इलाके वापस जीत लिए। अब वक्त आ गया था दुनिया को ये बताने का कि शिवाजी सिर्फ एक बागी सरदार नहीं है, वो एक संप्रभु, एक आजाद राजा हैं। देखिए, ये राज्य अभिषेक सिर्फ कोई जश्न या समारोह नहीं था। इसका मतलब बहुत गहरा था। अब तक दुनिया की नज़र में शिवाजी क्या थे? या तो एक बागी जागीरदार या फिर मुगलों के एक जमींदार। लेकिन जब उन्होंने छत्रपति का ताज पहना तो उन्हें बाकी राजाओं के बराबर का दर्जा मिल गया। उनके स्वराज को एक कानूनी पहचान मिल गई और यहीं से औपचारिक तौर पर मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई। इसकी तैयारियां 1673 से ही शुरू हो गई थी और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया 6 जून 1674। रायगढ़ के किले पर एक भव्य समारोह हुआ और शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ छत्रपति के रूप में। छत्रपति यानी वो शासक जिसके ऊपर किसी और का साया ना हो, एक संप्रभु राजा। उस दिन सही मायनों में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। एक ऐसे साम्राज्य का जन्म हुआ था जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनने वाला था। पर शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी जीती हुई लड़ाइयों और किलों तक ही सीमित नहीं है। वो एक बेहतरीन योद्धा तो थे ही, साथ ही एक बहुत दूर की सोचने वाले शासक भी थे। उन्होंने जंग लड़ने के तरीकों से लेकर राजकाज चलाने तक हर चीज में नए नए प्रयोग किए, एक तरह से क्रांति ला दी। जैसे उनकी छापामार युद्ध की तकनीक गनिमी कावा, मतलब दुश्मन पर अचानक हमला करो, उन्हें चौंका दो और इससे पहले कि वो संभले गायब हो जाओ। इस तकनीक ने बड़ी बड़ी मुगल सेनाओं की नाक में दम कर दिया था। फिर उनके पहाड़ी किले, ये सिर्फ किले नहीं थे, ये एक पूरा डिफेंस नेटवर्क था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। और हाँ, उन्होंने भारत की पहली मजबूत नौसेना में से एक बनाई ताकि कोंकण के समुद्री तट पर उनका दबदबा रहे। और इतने बड़े राजकाज को संभालने के लिए उन्होंने बनाया अष्टप्रधान मंडल। ये क्या था? ये 8 मंत्रियों की एक काउंसिल थी। आप इसे आज के जमाने की कैबिनेट समझ सकते हैं। हर मंत्री का अपना एक विभाग होता था, जैसे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री। ये एक बहुत ही कुशल सिस्टम था जिससे पूरा साम्राज्य एकदम स्मूथली चलता था। और ये सिस्टम इस बात का सबूत है कि शिवाजी जितने बड़े योद्धा थे उतने ही काबिल प्रशासक भी थे। तो आखिर में सवाल यही है कि कैसे एक इंसान की सोच एक साम्राज्य को जन्म दे सकती है। एक छोटी सी जागीर के सरदार से छत्रपति बनने तक का सफर शिवाजी महाराज की कहानी हमें यही दिखाती है। ये कहानी है हिम्मत की, तेज दिमाग की और दूर तक देखने की नज़र की। ये हमें याद दिलाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक अकेला इंसान भी इतिहास का रुख मोड़ सकता है।